हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी। सलाम आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ताधारी दल बीजेपी पार्टी, बिल्कुल मैं खुले लफ्ज़ों में नाम लेकर कहता हूँ, कोई विकास का काम तो किया नहीं। बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही काम वो लगातार करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। कितने सालों से हमारा देश आज़ाद है, लेकिन कभी हिंदू खतरे में हुआ ना हिंदुइज्म खतरे में हुआ, मुसलमान खतरे में हुए ना इस्लाम खतरे में हुआ। लेकिन अब वो हिंदुइज्म को खतरे में बता रहे हैं, बहुसंख्यक समाज को अपनी तरफ करने के लिए। ना उन्हें वो महंगाई की चर्चा नहीं करते। पहले नारे पे वो महंगाई पे आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई आसमान छू गई। और भक्त कहते हैं कि वक्त के साथ महंगाई तो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। बात सही है, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसके अनुपात में आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। आमदनी तो नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी नहीं, आपने जो बिठा रखा है ये बिना डिग्री का और सबसे झूठा नेता, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इसके बारे में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि ये एक ऐसा अर्थशास्त्री है जिसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ जानता है, मतलब ये है कि ये इतना कम जानकार है कि इसको कुछ बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, देश का माहौल तो इसने बिगाड़ कर रख ही दिया है। नौजवानों को नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और फिर क्राइम पर आप चाहते हैं कि रोक लग जाए। आपने हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ी कर दी है, इंसानों के बीच में। वो एक धार्मिक मुद्दा था, अलग था, राजनीतिक मुद्दा अलग होता है। और आप कहते हैं कि हमने हिंदुत्व को स्थापित कर दिया। पहले ये लोग हिंदू नहीं थे, आप पहले हिंदू हुए या अवतार हुए। राम का कोई मतलब नहीं था क्या? श्री कृष्ण जी कुछ नहीं थे क्या? वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो अपने बाप के कहने पर 14 साल के लिए जंगल में चला गया था, पूरी अपनी सल्तनत छोड़कर। वो राजा होने वाला था, राज्याभिषेक हो चुका था, लेकिन वो चला गया था। और आप उस राम के नाम को इस तरह से बदनाम करते हैं। राम के नाम को तो अगर आप दिल में बिठा भी लें तो आप बुरा ना बोले हैं, लेकिन आए दिन आप मंचों से, खुले लफ्जों से एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। विश्व धर्म समाज से क्या नहीं कहा गया, लेकिन आपने कोई एक्शन लिया? कोई मतलब नहीं। कश्मीर में धारा 370 हटी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन वहाँ की मासूम जनता को पीटा गया। पत्थर मारतों को तो दिखाया गया, लेकिन उनको नहीं दिखाया गया जो वहाँ महिलाओं पर लाठी और डंडे बरसे। देखने वाले सब कुछ देखते हैं और जानते हैं। आपने जवानों को नहीं बख्शा, अग्निवीर में बदल के बर्बाद कर दिया आपने। और हद तो तब हो गई जब आपने किसानों को भी नहीं बख्शा। कितने किसानों को शहीद किया है आपने, और लड़वाया किनके साथ? किसानों के उन बेटों के साथ। फोर्स में किसानों के ही बेटे हैं, उन पूंजीपतियों के नहीं जो तुम्हारे बाप बने बैठे हैं, जिनसे पैसा लेकर तुम मीडिया को खरीदते हो। मीडिया का काम है हर सवाल पूछना सरकार से, लेकिन मीडिया, अपने देश की मीडिया सवाल पूछती है राहुल गांधी से। वंडरफुल। क्या है? प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या है राहुल गांधी? कुछ भी नहीं।
और आप गृह मंत्री हैं और कहते हैं कि हम गुंडों का सफाया कर देना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। अंधभक्त भी यही बात दोहराते हैं। लेकिन उसका क्या? वो जो बहुत सारे मुकदमे आपने अपने आप माफ करवा दिए गृह मंत्री के, बहुत सारे मुकदमे योगी ने अपने आप हटवा लिए, बहुत सारे केसेस सीएम बनने के बाद बहुत सारे बीजेपी नेताओं के केसेस हट गए। सारे बलात्कारी, चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर, कितने नाम गिने, सारे बलात्कारी बीजेपी में, जिनको आप देशद्रोही या गद्दार पार्टियां कहते हैं, उनके गठबंधन से आप दूसरे राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। आप मीडिया के जरिए अफवाह फैलाते हैं कि बस हम ही हम हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप गौ रक्षा के नाम पर आप गायों को भूखी मारते हैं। उनके लिए कोई बजट नहीं है क्या? और अगर बजट है तो उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है? वैसे तो गाय के नाम पर आप लोगों को खूब भड़काते हैं, गाय हमारी माता है, लेकिन माता जी का इतना अच्छा प्रबंध करते हैं आप कि वो गौशाला में भी भूखी मरती है, और जब उसे खुला छोड़ देते हैं तो सुबह से शाम तक पिटती है। मजबूरी है, किसके खेत में जाएगी तो वो अपनी फसल को बचाएगा, क्योंकि उसे अपना परिवार पालना है। ऊपर से महंगाई की मार आपने जो डाल दी है, और परिवार पालना है तो जानवर को भगाने के लिए डंडा तो उठाना ही पड़ेगा ना। माता को डंडे से पिटवा रहे हैं आप, गौ माता को। ये इज्जत करते हैं आप गौ माता की? 2 लाख नौकरियों का वादा किया था आपने, कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, सॉरी, कहाँ है? कहीं नहीं, सब जुमले हो गए। और हद तो तब हो गई जब आपने जुमले को भी एक नया नाम दे दिया, गारंटी। कमाल कर दिया आपने। कहाँ है काला धन? कितने हजार करोड़ रुपए नई करेंसी छपने में और जनता तक आने में लगे, और उसके बीच में कितने घोटाले हुए। सबसे पहली खेप उस बैंक में आई जिसके हेड अमित शाह थे। इसका मतलब क्या हुआ? जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने भी वाइट कर ली, और गरीब आदमी बेचारा लाइन में खड़ा खड़ा तड़फता रहा। आपके शुरू से लेकर अब तक का जो भी कुछ किया जाए, आप कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, आप कांग्रेस के राज को कुछ नहीं मानते। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो क्या यहाँ पे इस तरह से पावर सप्लाई होती थी? मोदी जी तो तब चाय बेचने के लायक भी नहीं हुए होंगे। तब से भारत में ये उद्योग धंधे, ये इंडस्ट्री, ये सब खड़ी हैं, और मोदी जी ने आते ही चंद सालों में सबको ठेके पर दे दिया या बेच डाला। और बेरोजगारों की नौकरियां तो आप बिल्कुल खा गए, और यही आंधी आपको लेकर डूबेगी, क्योंकि जिधर नौजवानी चलती है उधर खून की रवानी चलती है। हवा सुहानी चलती है। डूबने वाले है आपकी नैया, बहुत ज़्यादा भार कर लिया है आपने। किसानों का कर्ज मापते हुए आपको दर्द होता है, कॉरपोरेट घरानों का आप ऐसे ही माफ कर देते हैं। विपक्ष सवाल उठाता है तो उसको आप पप्पू बताते हैं, और आपने डिग्री वहाँ से ली है कि पता नहीं उस समय में वो वहाँ पर वो संस्था थी भी या नहीं। आपकी डिग्री फर्जी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जानकार लोग कहते हैं आपकी डिग्री फर्जी है। आप पप्पू दूसरों को कहते हैं। आपने देश को कितने साल पीछे धकेल दिया, मोदी ने देश को कितने साल पीछे धकेल दी, लेकिन अंधभक्त जाग नहीं रहे हैं। बस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में क्या किया आपने? जो चोर सड़कों पर मिला करते थे उनको कुर्सी पर बिठा दिया आपने, कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को चोर बना दिया आपने।
जो पहले ठीक ठाक काम कर दिया करते थे वो अच्छी खासी रकम लेकर आम आदमी का काम करते हैं। आम आदमी जहां था वहां से नीचे तो खिसका है, ऊपर नहीं। ये सिर्फ कॉरपोरेट जगत के लोगों की सरकार है। इसने जवान को छोड़ा न किसान को छोड़ा, अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा। बड़ी बेशरम सरकार है। फ्रेंड्स, इसी की पड़ताल में हम आइए चलते हैं जनता के बीच और खुद जनता के मुंह से सुनते हैं व्हाट इज द राइट। सो लेट्स कम। दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 400 पार करेंगे, 370 तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही आएंगे। लेकिन हुआ क्या है, 195 लोगों की सूची जारी की, उनमें से लोग भागने लगे। यह खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं आपको इसी खबर में बहुत ही ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको पता चलेगा कि हाथी के दांत दिखाने के कोई और खाने के कोई और होते हैं। आपने सुन लिया, गौतम गंभीर ने कह दिया साहब मैं नहीं करूंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और जो लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल हूबहू कॉपी दूसरे बंदे ने कह दी। जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे, जानते होंगे आप, उन्होंने कह दिया साहब मैं जलवायु परिवर्तन के अंदर अपना काम करना चाहता हूं, लिहाजा मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अभी ये मैं कहता हूं कि अटैक हुआ ही था, बंगाल से खबर आ गई, जहां बंगाल और साउथ के अंदर मोदी जी बड़ी खाक छान रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। वहां से उन तिलों में से तेल निकालने के चक्कर में है कि जहां साउथ से कभी कुछ नहीं मिला, बंगाल में और इधर साउथ के तमिलनाडु में वहां से कुछ सीटें मिल जाएं। वहां पवन सिंह नाम का वो भोजपुरी एक्टर, जिसकी लाखों की या मैं यूं कहूं करोड़ों की फॉलोइंग है, शत्रुघ्न सिन्हा के सामने लड़ने का मामला बन रहा था आसनसोल से, उसने कह दिया साहब मैं नहीं लड़ूंगा। और अभी यही नहीं, दिल तोड़ने वाली खबर तब आई एक आदमी के लिए, हर्षवर्धन। ये कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे डॉक्टर हर्ष। मैं एक्चुअली नाम थोड़ा गलत ले गया शायद। डॉक्टर हर्ष जो थे कोरोना के समय, आपको याद होगा, भारत की तरफ से WHO में चेयर करते थे। उन्होंने तो संन्यास ही ले लिया। दिल्ली की सीटें केजरीवाल ने फंसा कर रख दी। हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर जो है ऐसे बंदों को उतारा जाए। क्या करें? तो ये 400 का और 370 का जो नारा है, उस वक्त फुस होते हुए महसूस हो रहा है कि जब खुद कैंडिडेट बोल रहे हैं कि साहब हमें नहीं जाना। और अब जान सांसद में तो तब पड़ गई जनाबे मन, जब एक कैंडिडेट मध्य प्रदेश में, कौन, बड़ी हैरत से सुनिएगा मेरी बात, अरे राजा साहब को जो हरा कर आया था बंदा, KP यादव, गालिबन नाम है, डॉक्टर KP कहते हैं, मैं एग्जैक्टली नाम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था उस शख्स ने, उसी की जगह। और वहां पर उस जीतने वाले का टिकट काट के हारने वाले को दे दिया, यानी कि महाराज जी को दे दिया। वहां पर सांसद जो केंद्रीय मंत्री थे, हार गए थे विधानसभा, उनसे कहा आप लड़ें। अरे लड़ने वाले कैंडिडेट ही नहीं है 400 तो भाई, 370 बता रहे हैं, 370 कैंडिडेट ही नहीं है। और बताया ये जा रहा था कि पूरे देश में हम आपके सामने देखिए समीकरण रखते हैं ऑलवेज लाकर। अब आकर आपके पास साउथ में कैंडिडेट्स नहीं है, आपके पास जो लड़ने वाले लोग हैं वो छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। या ये भी आ रहा है कि दुखी होकर के संन्यास भी ले रहे हैं, आपको तोड़फोड़ करनी पड़ रही है। और अभी आगे धीरे धीरे देखिए क्या होगा। ब्लैकमेलिंग का मामला चल चुका है। एक लाइन सुनाना चाहता हूं आपको VP सिंह की। जिस जमाने में आपको याद होगा देश में एक जबरदस्त तरीके का बदलाव आया था, जनता दल की सरकार बनी थी, पूरा देश कांग्रेस के थोड़ा खिलाफ था और जनता दल के जहाज में सवार होने को सब कोशिश कर रहे थे। दर्शकों, उन दिनों क्या हुआ दोस्तों कि VP सिंह से एक साहब ने कहा कि ये जो तमाम लोग सभी दल के अच्छे या बुरे आपके पास आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कर दीजिए, रोक दीजिए। तो VP सिंह ने कहा कि ये दौर रोकने का नहीं है, जिसे आ रहा आ जाए। उन्हीं लोगों ने उस जहाज को, उस कश्ती को डुबो दिया। काले कॉलर वाले हों, बलात्कारी हों, दुष्कर्मी हों, किसानों को गाड़ी में चढ़ाने वाले हों, आपके पास सारा का सारा गुलदस्ता मौजूद है। टेनी को लेकर क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं आप जानते हैं। किसानों का दिल रौंद दिया आपने। इसका मतलब यह है कि जब आप आए थे लखीमपुर खीरी के पास लखनऊ में, आप इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। वहां 5-6 किसानों को मार दिया गया,
टेनी साहब के बेटे पे आरोप था, टेक्नोलॉजी की दुनिया जो पकड़ा भी गया, वरना कुछ भी नहीं होता जनाब मन। चंडीगढ़ का पीठासीन अधिकारी कहां से पकड़ा जाता अगर कैमरा नहीं होता? तो आप इसीलिए लखीमपुर खीरी नहीं आए थे कि ये जो टेनी महाराज हैं ये मुझे आसपास की तमाम सीटें जिता देंगे। अब स्थिति दूसरी है, विधानसभा जीतना एक अलग है और लोकसभा जीतना एक अलग है। आपने टिकट उन लोगों को भी दे दिए हैं जो हारे हुए हैं एमपी के इलेक्शंस, आपने टिकट उनको भी दे दिए जिनके ऊपर किसानों को मारने का आरोप है, आपने टिकट उन लोगों को भी दे दिए थे जो महिलाओं के ऊपर फूहड़ गाने बनाते थे। ये बात अलग है, पवन सिंह वापस हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब मैं नहीं लड़ूंगा शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, मैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता। तो ये भगदड़ मची हुई है, अभी इस भगदड़ को तो शांत कर लो। 400 और 370 की तो बातें बाद में करना। अभी हालात ये हैं, मैं बिहार की बात आपसे अलग से करने जा रहा हूं कि बिहार में आखिरकार की इनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई है एक भी सीट को डिक्लेयर करने की। अलग से एपिसोड देखेंगे आप, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि यहां तो कैंडिडेट का ही अकाल है। 99% उनको ही रिपीट कर दिया गया है जो पहले थे, वरना यूं कह रहे थे हमारे साथ पास तो भीड़ है। 72 साल के बाद का नहीं होगा, 70 साल के बाद का नहीं होगा, परिवार में दूसरे नहीं हो, परिवार वालों को भी दिए जाएंगे, 72 क्या 75 वाले को भी दिए जाएंगे, 60 वाले को भी दिए जाएंगे, अनपढ़ को भी दिए जाएंगे, पढ़े लिखे को भी दिए जाएंगे। हो तो सही, ये हिंदी पट्टी के अलावा कटोरा हाथ में आ जाएगा जनाब मन, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। और यहां पर जो है हालात उन्हें पता चल गए सबको कि क्या हालात होने वाले हैं। ये जो गोदी मीडिया के माध्यम से एक पूरा का पूरा औरा बना दिया गया है कि 545 में से 645 सीटें आ रही हैं और 400 आ गई हैं, लोगों को बता दिया गया है, ऐसा नहीं है। जमीन पर हालात दूसरे हैं। मायावती का वोट मायावती का है, तेजस्वी का वोट तेजस्वी का है, अखिलेश का वोट अखिलेश का है, सारा देश आपका नहीं है। आपकी बात सुन लीजिए, मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आई। और आज तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार रैली में एक बात कही, उसने कहा चाचा आप विधायक तो तोड़ सकते हो 2-3, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो लाखों का समूह है, अरे जबरदस्त रैली थी। खबर तो यही मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन ये खबर अलग अलग बनती है, तब इसके डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। सर ही सर थे, तो बहरहाल उन्होंने कहा इन लोगों को कैसे खरीदोगे, कहां से खरीदोगे? झारखंड से पैसा खर्च करके जो रैली के अंदर बंदा आया है उसे कैसे खरीद लोगे? बहरहाल मैं अपने कैंडिडेट्स पर आता हूं, अपने इन द सेंस बीजेपी के कैंडिडेट्स पर आता हूं। हालात इतने नाजुक हैं दोस्तों कि यहां पर माथा पच्ची हो रही है, राजभर तलवार निकाले बैठे हैं, मंत्री बना दो वरना हालात खराब हो जाएगा, होली नहीं मनाऊंगा और दिवाली मनने नहीं दूंगा, दुनिया भर की धमकियां। और उन धमकियों में आप आ रहे हैं, आना पड़ेगा। वजह उसकी यह है कि आपने सोचा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राजा बनना है, किसी का भी साथ ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता है। राजीव गांधी ने बना दिया थी जनता दल की सरकार, कहा साहब नहीं ये टूटी फूटी सरकार नहीं चलाऊंगा, देश के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ा दल 180, 90, 70 सीटें, पौने 200 सीटें थी, चाहते तो ना देते समर्थन, लेकिन दिया, खुद नहीं बनाई सरकार। ज्योति बसु जानते हैं, जिस बंगाल से चक्कर लगाकर आप आए सर, ज्योति बसु ने क्या किया था? ज्योति बसु 24 घंटे हाथ नहीं आए थे, उन्होंने कहा नहीं ये गठबंधन की सरकार जो है खिचड़ी है, देश के लिए बेहतर नहीं होगी। उस जमाने में छोटे छोटे दल इस प्रकार के थे, ऐसा इंडिया अलायंस नहीं था। आज तो कांग्रेस का नाम इंडिया अलायंस ये मानकर चलिए। आप कांग्रेस को अलग बिल्कुल ना माने, ना कांग्रेस को पार्टी माने। कांग्रेस को आप स्टालिन भी माने, तेजस्वी भी माने, ममता भी माने, केजरीवाल भी माने, अखिलेश भी माने, आज कांग्रेस का मतलब इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस का मतलब ही कांग्रेस है। अपनी बात पर फिर आ जाता हूं, हालात खराब हो गए हैं, लोगों ने जाना शुरू कर दिया, भगदड़ शुरू हो गई है। और दूसरी बात यह है कि टिकट दें तो किसे दें? या हिंदी पट्टी पे उन्हीं को रिपीट करना पड़ रहा है। बड़े कह रहे थे 50% काट देंगे, ये तो आपका बेहतरीन तरीका था। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल खत्म, मुख्यमंत्री हटा दिया, नए लोग ले आए, चूंकि पिछले लोगों से नाराजगी है, नए लोग मौजूद हैं उनको सामने ले आते, थोड़ी सी जो एंटी इनकम्बेंसी वो कम हो जाती है। लेकिन यहां क्या करेंगे, कैंडिडेट ही भाग रहे हैं छोड़कर। तो फ्रेंड्स, बीजेपी की हालत आपने देख ली। ये कोई बीजेपी से ईर्ष्या की बात नहीं है, बीजेपी वाकई इतनी गिरी हुई और घटिया पार्टी है कि इसमें आना कोई इज्जत की बात नहीं। ये बहुत बेकार और सबसे ख़त्म गवर्नमेंट है। भले ही ये बेईमानी से दोबारा बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव आयोग भी अभी इसकी दुल्हन बनी हुई है। हालांकि एक चुनाव आयुक्त ने जो उनका लाडला था इस्तीफा दे दिया है, कारण क्या रहा होगा आप बखूबी जानते हैं।
और आगे तो पूरी सिस्टम व्यवस्था को इन्होंने किस तरह से जकड़ रखा है वो भी आप जानते हैं। लेकिन वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है और फिर इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। इनकी बखिया और भी उधेड़ेंगे अभी वीडियो में आगे। सो बने रहिए वीडियो में। नारी वंदन है, नारी अभिनंदन है, नारी सम्मान है, नारी अभिमान है, जिसको लेकर के अब दिल्ली में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 18 साल से प्लस महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात की है। क्या वाकई में ये महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव का बस एजेंडा है? क्योंकि हम दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी भी महिलाओं को लेकर के 100 रुपये एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की है। क्या वाकई में ये नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है? क्योंकि नारी वंदन है तो नारी अभिनंदन है। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है, मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा, ये सभी दिल्ली की महिलाएं हैं जो आज यहाँ पे पहुँची हुई है। मैं सीधे इनसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से केजरीवाल जी ने ये एक ऐलान किया है कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये हर एक महीना दिया जाएगा, क्या वाकई में ये सही है? बिल्कुल सही है। ये केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है महिला शक्तिकरण के लिए, और जो केजरीवाल जी कर सकते हैं वो बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी झूठे वादे ही करती है, और आज तक मैंने ये नहीं देखा कि बीजेपी सरकार ने कोई महिलाओं के लिए कुछ निकाला है, या कुछ कह के और छोड़ देते हैं, ये कुछ करते नहीं है, झूठे वादे हैं इनके। और जो हमारे यहाँ केजरीवाल जी जो काम करते हैं ना, वो कोई नहीं सरकार कर सकती, और केजरीवाल जी का काम हमारे को सभी को अच्छा लगता है। मैं केजरीवाल जी को दोबारा भी लाना चाहूंगी, और मैं केजरीवाल जी को ही वोट दूंगी। और मेरी जितनी भी चांदनी चौक की विधानसभा की लेडीज हैं, जेंट्स हैं, वो सभी आम पार्टी को वोट देना समझेंगे और आम पार्टी को जिताना चाहेंगे। लेकिन इससे महिला सशक्तिकरण में कितना बढ़ावा आएगा? क्योंकि देखा जाए तो 1000 रुपये का जो अमाउंट है वो काफी कम है, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपये भी काफी है। 2 बच्चे का फीस आ जाएगा उसमें, तो कैसे आप इसको देखते हैं? मेरे भाई हैं केजरीवाल जी, उन्होंने हम बहनों को 1000 रुपये का तोहफा देकर बहुत बड़ा हमारे लिए काम किया है। क्योंकि जैसे कि देख लीजिए आप, हम जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारे रिचार्ज कराने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे पति कहते हैं कि तुम्हें तो हर महीने पैसे चाहिए, तुम्हें हर महीने पैसे हम देते हैं। और हम पार्टी के लिए भी धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, उनमें भी हमारा पैसा खर्च होता है। लेकिन अब हमारे भाई ने हमें ये 1000 रुपये देकर महिला सशक्तिकरण को ही बढ़ावा दिया है, और हम सब बहनों को इससे बहुत सारा। अमूमन देखें तो सभी पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला शक्ति जो है वो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है महिला चांद पे गई हैं तो महिला ट्रेन भी अब चलाती हैं। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि मातृशक्ति सबसे बड़ा शक्ति माना जाता है। अब केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये ऐलान किया है कि 1000 रुपये हर एक महिलाओं को दिया जाएगा, तो किस तरह से इसको आम महिला देखेगी? वैसे तो 1000 रुपए की आजकल के महंगाई के अंदर कोई ज्यादा अहमियत भी नहीं है, लेकिन जब अपने लिए पर्सनल चीज आती है तो उसमें जैसे हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग घर से निकलते हैं तो घर वाले यही पूछते तुम्हें मिलता क्या है? क्योंकि किसी कार्यकर्ता को कोई आने जाने का खर्चा नहीं मिलता है, किसी कार्यकर्ता को कोई वो नहीं मिलता कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो हम लोग जितनी बार अपनी जेब से वैसे खर्चे करते हैं, चाहे हम रिक्शे का किराया करें, चाहे बस का करें, चाहे मेट्रो से करें। और जो दूर से हो तो उन्हें ज्यादा लगता है। जब महिला को शक्ति प्रदान करने के लिए ये एक बल साबित हो सकता है। जी, अब ये है कि जैसे घर वाले कहते हैं आपको मिलता क्या, जाती हो उल्टा तुम घर के पैसे खर्च कर रही हो महंगाई में, तो आप कम से कम कह सकते हैं यार इतना तो मिलता है कि हम किराया कर लें अपना, हम अपनी लाइफ अब और अच्छे से जी सकते हैं। घर में कोई रोकता नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग अपने हक के लिए, छोटे मोटे अपने पैसे के लिए, कि हाँ भाई आप किराए के लिए, हम घर खर्च में से खर्च नहीं कर रहे। लेकिन देखें तो चुनावी का माहौल है, बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव होने वाला है। वहाँ बीजेपी भी ऐलान कर रही है कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए हम 100 रुपये एलपीजी सिलेंडर के दामों में घटौती कर रहे हैं। तो कैसे आप देखते हैं? सारे वादे सच्चे हुए क्या? बीजेपी के बराबर झूठ अगर कोई बोल सकता है ना तो दूसरा कोई बंदा ही नहीं है। और जहाँ बात की जाए अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने जो कहा है आज तक वो बिल्कुल सच कहा है, और सारी बातों पर वो खरे उतरे। आप ये कह रहे हैं इसलिए 100 रुपए मोदी जी ने कम कर दिया एलपीजी सिलेंडर के ऊपर। 400 रुपए से 1000 रुपए का भी तो मोदी जी ने ही किया, और 400 रुपए कम थे या 100 रुपए ज्यादा है? आप ये बताइए मुझे। ये सिलेंडर अब इतना महंगा कर दिया है, 1150 का सिलेंडर है, बताओ हद होगी। तो दिल्ली की महिलाएं लोकसभा चुनाव में किसके साथ खड़ी हैं? केजरीवाल को ही वोट देंगे, उसके साथ ही है हम लोग, और उसके साथ ही रहेंगे। तो कितना फर्क पड़ेगा इस 1000 रुपये से एक आम महिलाओं को? क्योंकि देखा जाए तो 1000 रुपया मामूली सा रकम है, लेकिन जो आम
फ्रेंड्स, जनता वैसे अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत वाकई एक राजा हैं दिल्ली के यार। अरविंद केजरीवाल जी, लोग कितना भी मजाक बनाते हों, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल वाकई अपने आप में यूनिक हैं। और लेकिन बीजेपी जो खुद को तुर्रम खां समझती है, वो अरविंद केजरीवाल तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी छोटे मोटे नेता के भी मुकाबला नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे अभी और भी देखेंगे कि आम जनता क्या कह रही है। आम जनता ही ये सच कह रही है जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। ये सब हम अपनी तरफ से बनी बनाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम कोई नेता नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, अभी वीडियो अभी बाकी है, बने रहिएगा हमारे साथ। भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये कितने कड़वे कड़वे सच हैं दोस्तों, लेकिन अंधभक्त है कि मानने को तैयार नहीं। चश्मा काला पहनते हैं, वो चश्मा वैसे तो काला सौंकिया भी लोग पहनते हैं, लेकिन शायद उनके दिमाग को ही कवर कर दिया गया है। अभी और भी हैं सच्चाइयाँ, बने रहे हमारे साथ। में आए हो? हाँ आए तो हैं। मोदी के खिलाफ मजबूरी बुलाया गया भाई, जब हमको बुलाया गया तो हम आएंगे। मजबूरी में आए हो? एकदम बुलाया गया तो आएंगे। अपने मन से नहीं आए? एकदम अपने मन से नहीं आए, अपने मन से आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं भी बता दूं कि हम भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं। बस मैं खोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा अनुभव है। हमारे अमित शाह आए थे तो हम पर ज़बरदस्ती दबाव बना के हमें वहाँ ले जाया गया था। हालांकि हम बीजेपी को और बीजेपी के इन बेकार और घटिया लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और हमने जब वहाँ जाकर देखा तो सब ड्यूटी करने वाले लोग थे, आम जनता की भीड़ वहाँ पर नहीं थी। और कोई बस इसी तरह से कुछ पैसा देकर भी लोग बुलाए गए थे। आए थे वो एक बार हमारे यहाँ। अब जगह का नाम बताऊंगा तो शायद कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि अगर लंगोटी वाले को, चोटी वाले को गुस्सा आ गया तो वैसे हम डरने वाले नहीं हैं। मोस्ट वेलकम। हर बात पर सच बोलेंगे और हर जगह चैलेंज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच में आपको रोकना पड़ा, सॉरी फॉर दिस। आइए चलते हैं, सच्चाइयाँ और भी हैं, सुनते हैं जनता की अपनी ज़बान से। मन से आए हैं। नहीं भैया, बुलाएगा तो लोग आए हैं। मोदी जी का नमक खाए हो तो नमक हरामी मत करना। देखो कह रहे हैं और तो भाई मेरा ते बोल रहे हैं, हमको नहीं मिला, हम नहीं बोलेंगे। नहीं मिल रहा है? नहीं, इनको खाते में आता है। कह रहे पैसा मिल रहा है आपको? पैसा हमको तो नहीं मिला कभी, हमको नहीं मिला। क्या भाई साहब, रोजगार वगैरह है, काम धंधा नहीं है, नहीं है। 10 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और क्या होगा, महंगाई से आसमान छू रही है। खाना नहीं मिला? मोदी जी की रैली में खाना नहीं मिला? आप लेके आए हैं, आप लाए हैं, खाना न दीजिए महाराज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आजमगढ़ में आज मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के आने के पहले क्या माहौल है, जनता क्या सोच रही है, तमाम ये स्कूल की बसें और लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है। ये देखने आए हैं कि वोट भी देंगे और राशन, पानी, अनाज, सरकार के काम से खुश, नाराज क्या है, सारी बातें करेंगे। चाचा नाव कहा दिवाकर राय भाव रिपोर्ट
क्या माहौल बा? माहौल यह है जो है कि 400 पार। 400 पार? हाँ। क्या 400 पार? 400 जोगी बाबा। जोगी बाबा? हाँ। मोदी बाबा? मोदी बाबा सब वो है, सब पार। हाँ। काम बताओ 10 को काम। अब काम जो है रोड वोड ना रहे, कुल चकाचक बनवाए धरना जो है हमारे की है। अच्छा। हाँ। और अरे कहो रोड बन गया? नहीं, रोड नहीं बनल? नहीं, हमारे के ना बना। बाबा कहता हूँ मोदी रोड बनवा दिए। हमारे के ना बना है। हम कहा था मोदी जोगी इतनी राशन देत हवा, 5 जने 4 जने को 5-6 यूनिट राशन देत हो, लाइट के बिल काहे ना माफ करत हो? मोदी जी लाइट का बिल नहीं माफ कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो कह दे हम फ्री में देंगे। फ्री में कैसे देत हो? बिजली वाले आवाज लिस्ट निकाल के देत हवा। हाँ, मोदी जी की रैली में आए हो आप लोग, आप मोदी की बुराई कर रहे हो। बुराई ना, जो सही है जो सच है वही कह रहे हैं, जो सच है वही तो कह रहे हैं। सच बोल रही हैं आप लोग? और क्या? तो मोदी की रैली में आके आप मोदी की बुराई करेंगी? बुराई नहीं कर रहे हैं, जो सच है वही कह रहे हैं। तो सच तो ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है 10 साल में। हम लोगों का रोड उसी तरह पड़ा है जैसे खुदवा के पड़ा है, अभी तक कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बना। बिजली का बिल हम लोगों का माफ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है? नहीं हुआ है। बच्चे पढ़ाई लिखाई? बच्चे तो पढ़ते हैं। राशन वाशन? राशन वाशन मिलता है, हमको मिलता है जितना मिलता है। और कोई काम धंधा? फ्री में सिलेंडर मिला है? नहीं, फ्री में सिलेंडर नहीं मिला, हमको नहीं मिला। तो खाना किस पे बनता है? लकड़ी का चूल्हा बनता है कि सिलेंडर? है और लकड़ी पे भी बनता है। लकड़ी बनता है। सिलेंडर महंगा है कि सस्ता है? अभी इसमें सस्ता है थोड़ा। अच्छा, महंगाई अच्छे दिन आए कि नहीं आए? नहीं, अभी कहाँ अच्छे दिन आए, अभी तो सब चीज महंगी होती जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल हो गए, अच्छे दिन आ जाने चाहिए, आगे कि नहीं आगे? क्या अच्छे आए? जो दाल हमको 90 और 100 में मिलती थी वो 150 में मिल रही है, क्या अच्छे दिन आए? तेल जो कम में मिलता था उसका दाम चढ़ते जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में यूपी भारत बहुत आगे चला गया है। कुछ आगे नहीं चला गया है। हम लोग गांव वालों के लिए कुछ आगे नहीं, हम लोग तो महंगाई हम लोग कहाँ से करेंगे? आगे आओ चाचा, आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। मनरेगा मजदूरों का पैसा 3 महीने से नहीं आ रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं, काम करके वो लोग। अच्छा, आप लोग को कौन लेके आया है यहाँ पर? कैसे आए हैं? खुद से आए हैं? बस सही तो है, बस से आए हैं, बस। अच्छा, काम किए हुए 3 महीने से मजदूरी नहीं आई खाते में। मोदी जी 10 साल में काम हम किए हैं। मनरेगा में जो लोग काम किए हैं उनके खाते में 3 महीने से मजदूरी नहीं। अच्छा, आप लोग की क्या दिक्कतें हैं? अपनी दिक्कतें बताइए ना, क्या परेशानी है? कुछ सब ठीक है? नहीं, सब ठीक होता तो कैसे हम लोग शिकायत करते हैं मोदी जी की? अगर सब ठीक होता तो मोदी जी आ रहे हैं तो शिकायत करेंगे आप उनसे? वहाँ तक पहुँच पाएंगे तब ना करेंगे? पहुँच भी नहीं पाएंगे, मोदी की रैली में आके पहुँच नहीं पाएंगे। उनके तक पहुँच जाएंगे तब। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ दिए हैं, आप लोग उनका परिवार है कहते हैं मोदी जी। परिवार है, लेकिन हम लोग गाँव वालों के लिए समस्या है, जहाँ तक वो पहुँचते हैं वहीं तक काम अच्छा होता है। हाँ, दवारे में ना जा पावत, दवारे में ना जा पावत। मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग परिवार है उनका। परिवार है तो देखा नहीं देखते हैं? जैसे निगाह से सबको देखा वैसे ही दवारों में चलन देखा। अच्छा, ना पिछवाड़े चक्रोठ ना गवारे चक्रोठ। चाचा जिम्मेदारी निभाओ, जिम्मेदारी निभाओ। बिल्कुल हटेंगे नहीं। ये पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ। बिल्कुल आप यही रहिए। या तो कुछ लोगों का दिमाग हैक कर लिया गया है, बुढ़ा अब इसका दिमाग सटिया गया है। फ्रेंड्स, सच्चाई आपने सुनी, जनता के मुंह से सुनी हकीकत क्या है, और खुद आपने भुगती भी होंगी। और पिछला शासन कैसा था ये हमारे बड़े या आपके बड़े बताते भी होंगे। बहरहाल आप ने सब कुछ आई थिंक समझा, सुना, कम से कम सुना तो जरूर, और समझा भी होगा, समझा भी है। चुनाव का दौर है, और चुनाव के दौर में जान लीजिए कौन क्या है, फिर कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि दोस्तों अगर बहुत सारी सच्चाई आज ही खोजने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट अगेन।